हाय फ्रेंड्स, रिंग राउंड क्लासेस चैनल में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं? चलिए आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। ये पॉलिटिकल साइंस का पहला चैप्टर का पहला प्रश्न है। सामाजिक विभाजन से आप क्या समझते हैं? उत्तर हो जाएगा विविधता विकासशील समाजों की विशेषता है। एक देश या क्षेत्र में निवास करने वाले जाति, धर्म, संप्रदाय के लोगों के बीच जो विभिन्नताएं होती है वे सामाजिक विभेद कहलाती है। परंतु धन, रंग, क्षेत्र का विभेद सामाजिक विभाजन का रूप ले लेता है। भारत में स्वर्ण और दलित, गोरे काले या गरीब अमीर का विभेद सामाजिक विभेद है। अगला प्रश्न है सांप्रदायिकता क्या है? उत्तर हो जाएगा जब समाज में एक धर्म के लोग दूसरे धर्म को छोटा या अपने धर्म को सर्वोच्च समझने लगते हैं तो समाज में धार्मिक आधार पर बिलगाव उत्पन्न होती है। इसी धारणा को सांप्रदायिकता कहते हैं। यह किसी भी लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। अगला प्रश्न है सांप्रदायिक सद्भाव को प्रोत्साहित करने के लिए आप क्या करेंगे? उत्तर हो जाएगा भारत में विभिन्न धर्मों के लोग निवास करते हैं। राजनीतिक व आर्थिक स्वार्थों की पूर्ति के कारण सांप्रदायिक सद्भाव के स्थान पर सांप्रदायिक संघर्ष का जन्म होता है। सांप्रदायिक सद्भाव के लिए शिक्षा व जागरूकता का विकास, विभिन्न धर्मों के लोगों में आपसी समझ का विकास तथा धर्म के राजनीतिक उपयोग पर रोक लगाना आवश्यक है। अगला प्रश्न है संघीय व्यवस्था राष्ट्रीय एकता के संवर्धन में सहायक है, कैसे? उत्तर हो जाएगा भारत में संघीय शासन व्यवस्था की स्थापना की गई है। संविधान की रचना करते समय हमारे राष्ट्र नेता देश की एकता के प्रति चिंतित थे। हमारी ऐतिहासिक और भौगोलिक परिस्थितियों ने हमें संघीय व्यवस्था अपनाने के लिए बाध्य किया। यदि आज़ादी के प्रारंभ से ही हमारी संघीय व्यवस्था की नींव कमजोर होती तो राष्ट्रीय एकता खतरे में पड़ जाती। उस समय देश विभाजन के कारण जातीयता, धार्मिक और सांप्रदायिक उन्माद एवं क्षेत्रीय भावना चरम पर थी। स्वतः ऐसी विकट परिस्थितियों में मजबूत संघीय व्यवस्था की स्थापना कर ही सांप्रदायिक सद्भाव कायम को रखा जा सकता था ताकि देश की एकता एवं अखंडता अछूड़ रह सके। इसलिए केंद्र को शक्तिशाली बनाया गया। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में लैंगिक सद्भाव के लिए किए गए विभिन्न प्रावधानों का उल्लेख करें। उत्तर हो जाएगा भारतीय संविधान में लैंगिक समभाव के लिए निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं। जैसे लिंग के आधार पर भेदभाव करने की मनाही की गई है। रोजगार पाने के लिए पुरुष एवं नारी के साथ एक जैसे व्यवहार की व्यवस्था की गई है। नारियों को पुरुषों के समान ही मताधिकार दिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत कहा गया है कि राज्य अपनी नीति का संचालन इस प्रकार करेगा जिसमें पुरुष एवं नारी को समान कार्य के लिए समान वेतन मिले। अगला प्रश्न है सामाजिक विभेद किस प्रकार सामाजिक विभाजन के लिए उत्तरदायी है? उत्तर हो जाएगा वास्तव में सामाजिक विभेद सामाजिक विभाजन और सामाजिक संघर्ष के लिए मूल रूप से उत्तरदायी होता है। प्रत्येक समाज में विभिन्न जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र के लोग निवास करते हैं। सामाजिक विभेद का मूल कारण जन्म को माना जाता है। विविधता अच्छी चीज है परंतु यह राष्ट्र के लिए घातक भी है। धर्म, क्षेत्र, भाषा, संप्रदाय आदि के स्थान पर आपस में उलझना राष्ट्र को कमजोर बनाना और सामाजिक विभाजन के खतरे में बढ़ जाते हैं। अतः सामाजिक विभेद को मिटाकर ही सामाजिक विभाजन को रोका जा सकता है। अगला प्रश्न है सामाजिक विभेद और सामाजिक विभाजन में अंतर बताएं। उत्तर हो जाएगा विविधता विकासशील समाजों की विशेषता है। एक देश या क्षेत्र में निवास करने वाले जाति, धर्म, संप्रदाय के लोगों के बीच जो विभिन्नताओं वे सामाजिक विभेद कहलाती हैं। परंतु धन, रंग, क्षेत्र का विभेद सामाजिक विभाजन का रूप ले लेता है। भारत में स्वर्ण और दलित, गोरे काले या गरीब अमीर का विभेद सामाजिक विभेद है। अगला प्रश्न है लोकतंत्र में द्वंद्व से आप क्या समझते हैं? उत्तर हो जाएगा लोकतंत्र सैद्धांतिक रूप से समानता पर आधारित शासन प्रणाली है परंतु विभिन्न लोकतांत्रिक पद्धतियों में विरोधाभास के कई उदाहरण मिलते हैं, अर्थात इसके ठीक विपरीत स्थिति होती है। ऐसे ही लोकतंत्र को द्वंद्व कहा जाता है। अमेरिका में व्याप्त रंग भेद इसका उदाहरण है। अगला प्रश्न है सामाजिक विभेद लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए खतरनाक है, उदाहरण के साथ स्पष्ट करें। उत्तर हो जाएगा लोकतंत्र में कोई भी सरकार जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों में शासित होती है। ये जनप्रतिनिधियों से शासित होती है। ये जनप्रतिनिधि किसी राजनीतिक पार्टी के सदस्य होते हैं परंतु प्रत्येक राजनीतिक पार्टी का अपना
इतिहास होता है, इनकी अपनी निश्चित राजनीतिक विचारधारा और नीतियां होती है। इसी आधार पर जनता इनका समर्थन करती है। चुनाव के समय राजनीतिक दल अपना प्रत्याशी खड़ा करते हैं। चयनित उम्मीदवार बहुमत हासिल कर सरकार बनाते हैं। जो दल बहुमत प्राप्त नहीं कर पाते वे विपक्ष की भूमिका निभाते हैं। वे सदन के अंदर और बाहर जनता की समस्या को उठाते हैं। अगला प्रश्न है, सामाजिक विविधता राष्ट्र के लिए कब घातक बन सकती है? उत्तर हो जाएगा, सामाजिक विविधता वैसे तो समाज के विकास के लक्षण है, लेकिन जब यह विविधता लोगों में तनाव, संघर्ष व अलगाववाद को जन्म देती है तो यह राष्ट्र के लिए घातक बन जाती है। भारत में जाति, धर्म, संस्कृति, भाषा आदि की विविधताएं पाई जाती हैं, लेकिन निहित स्वार्थ तथा सहनशीलता के अभाव में विविधताएं सामाजिक तनाव का कारण बन जाती है, जो राष्ट्रीय एकता के लिए घातक है। अगला प्रश्न है, वंशवाद से क्या समझते हैं? उत्तर हो जाएगा, भारत के सभी राजनीतिक दलों के नेतृत्व का संकट है। अधिकांश राजनीतिक दलों में कोई ऐसा नेता नहीं जो सर्वमान्य है। प्रायः सभी राजनीतिक दलों के नेताओं को यह देखा गया है कि शीर्ष पर बैठे नेता अपने संगे संबंधियों, दोस्तों या रिश्तेदारों को दल के प्रमुख पदों पर बैठाते हैं और यह सिलसिला पीढ़ी दर पीढ़ी कायम रहता है। वंशवाद की समाप्ति राजनीतिक दलों के सामने प्रमुख चुनौती है। अगला प्रश्न है, धर्मनिरपेक्ष राज्य से आप क्या समझते हैं? उत्तर हो जाएगा, धर्मनिरपेक्ष राज्य किसी भी धर्म को राजकीय धर्म घोषित नहीं करेगा और न ही किसी धर्म के विशेष दर्जा देगा। धर्मनिरपेक्षता के अंतर्गत संविधान सभी नागरिकों को किसी भी धर्म का पालन करने एवं उसका प्रचार करने की आज़ादी देता है। ये दोनों प्रावधानों से स्पष्ट है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। अगला प्रश्न है, भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? उत्तर हो जाएगा, भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी विशेषता अनेकता में एकता है, अर्थात विभिन्न रूप, रंग, वेशभूषा वालों का समाज में सामंजस्य। अगला प्रश्न है, विविधता में एकता का क्या अर्थ होता है? उत्तर हो जाएगा, विविधता लोकतंत्र का एक स्वाभाविक गुण है। विविधता में एकता लोकतांत्रिक व्यवस्था की एक खास विशेषता है। इसका उत्कृष्ट उदाहरण बेल्जियम है। जब भी भारत की अखंडता खतरे में पड़ जाती है या प्राकृतिक आपदा आती है तो सभी जाति एवं धर्मावलंबियों के लोग आपसी भेदभाव भूलकर एक साथ मिलकर इस संकट का सामना बड़ी हिम्मत के साथ करते हैं। यह विविधता में एकता का एक अनोखा आदर्श उदाहरण है। अगला प्रश्न है, लैंगिक असमानता क्या है? तो उत्तर हो जाएगा, लिंग के आधार पर पुरुषों और स्त्रियों में भेद करना, स्त्रियों को पुरुषों की तुलना में दोयम दर्जे का और हीन समझने की भावना लैंगिक असमानता है। लड़कियों को लड़कों की तुलना में कम महत्व दिया जाना, शिक्षा, खान पान, पालन पोषण में अंतर करना, लड़की को घर के चार दीवारी में कैद रखना और घर के काम काज तक सीमित करना, स्त्रियों पर पुरुषों का नियंत्रण आदि लैंगिक असमानता के उदाहरण है। अगला प्रश्न है, बंधुआ मजदूर किसे कहते हैं? तो उत्तर हो जाएगा, ऋण के बदले अपने श्रम को बंधक बनाने वाला श्रमिक बंधुआ मजदूर कहलाता है। उसकी मजदूरी कर्जदाता की इच्छा से निर्धारित होता है ताकि कर्ज चुकाना असंभव हो। 1975 ईस्वी में राष्ट्रपति के एक अध्यादेश के द्वारा बंधुआ मजदूर पर प्रतिबंध लगाया गया, लेकिन आज भी बिना रोक टोक के जारी है। जाति और नस्ल में क्या अंतर है? उत्तर हो जाएगा, जाति और नस्ल समान नहीं है, क्योंकि जाति का आधार सामाजिक होता है और नस्ल का आधार जीव शास्त्रीय होता है, किंतु नस्ल जाति की तरह ही काफी हद तक समाज शास्त्रीय और वैधानिक वर्गीकरण है। अगला प्रश्न है, संविधान की सर्वोच्चता से आप क्या समझते हैं? उत्तर हो जाएगा, संविधान की सर्वोच्चता संघीय शासन व्यवस्था की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। इसका आशय यह है कि संविधान लिखित, निश्चित तथा स्पष्ट हो। संविधान राज्य की सर्वोच्च विधि है जिसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता है। केंद्र और इकाइयों के बीच शक्तियों का विभाजन संविधान के द्वारा ही किया जाता है। अगला प्रश्न है, रंग भेद क्या है? उत्तर हो जाएगा, मनुष्यों में गोरे और काले रंग के आधार पर विभेद करना, काले रंग वालों को गोरे रंग वाले लोगों की अपेक्षा कई अधिकारों से वंचित रखना रंग भेद कहलाता है। अगला प्रश्न है, सत्ता का विभाजन क्यों आवश्यक है? उत्तर हो जाएगा, सत्ता का विभाजन इसलिए आवश्यक है क्योंकि इसमें लोकतंत्र में प्रत्येक व्यक्ति को हिस्सेदारी मिलती है। सभी समूह संतुष्टि महसूस करते हैं, विद्रोह की संभावना कम हो जाती है। अगला प्रश्न है, जातिवाद की समस्या क्या है? उत्तर हो जाएगा, जातिवाद भारत की एक मुख्य सामाजिक समस्या माना जाता है।
जाति व्यवस्था से ही समाज में ऊंचे नीचे की भावना उत्पन्न होती है। कर्म के आधार पर विकसित जाति व्यवस्था जन्म के आधार को गले लगा ली, जिसका समाज पर बुरा असर पड़ा। आज जातिवाद केवल सामाजिक समस्या ही नहीं, राजनीतिक समस्या भी बन गई है, क्योंकि जाति और राजनीति दोनों एक दूसरे को प्रभावित करने लगी है। रजनी कोठरी ने इस संबंध में अपने विचार व्यक्त करते हुए सही कहा है कि आज हम जाति विहीन राजनीति की कल्पना नहीं कर सकते। उनका कहना सही है कि राजनीति में जातीयता का इतना प्रभाव हो गया है कि बेटी और वोट अपनी जाति के दो का प्रचलन किया गया है। अगला प्रश्न है, परिवारवाद क्या है? उत्तर हो जाएगा, अधिकांश राजनीतिक दल एवं उसके नेता अपने ही परिवार एवं संग संबंधियों को राजनीति में लाने के लिए चुनाव का अवसर पर उम्मीदवार बनाते हैं। यही राजनीति में परिवारवाद है। हाल के दशकों में यह परंपरा बनी है कि जिस प्रतिनिधि के निधन या इस्तीफे के कारण कोई सीट खाली हुई, उसके किसी परिजन को चुनाव का टिकट दे दिया जाए। अगला प्रश्न है, सामाजिक विभेदों का सबसे बुरा परिणाम क्या होता है? उत्तर हो जाएगा, इसका सबसे बुरा परिणाम है देश के विखंडन का प्रारंभ हो जाना। यूगोस्लाविया इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। अगला प्रश्न है, नस्लवाद क्या है? उत्तर हो जाएगा, जब किसी देश में नागरिकों के बीच नस्लों के आधार पर भेदभाव हो तब उसे नस्लवाद कहते हैं, जैसे दक्षिण अफ्रीका में श्वेत एवं अश्वेतों के बीच भेदभाव। अगला प्रश्न है, सामाजिक विभेदों की राजनीति किस पर निर्भर करती है? उत्तर हो जाएगा, स्वयं की पहचान विभिन्न वर्गों के मांगों के राजनीतिक दलों द्वारा प्रस्तुत करने के तरीके एवं सरकार की इन मांगों की प्रति सोच है। अगला प्रश्न है, सत्ता का क्षैतिज वितरण किसे कहते हैं? उत्तर हो जाएगा, शासन के विभिन्न अंगों जैसे विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के बीच सत्ता के बंटवारे को सत्ता का क्षैतिज वितरण कहते हैं। अगला प्रश्न है, आय के आधार पर गरीबी रेखा कैसे तय होती है? उत्तर हो जाएगा, ग्रामीण क्षेत्रों में 327 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति माह से कम और शहरी क्षेत्रों में 455 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति माह से कम आय हो तो उसे गरीबी रेखा के नीचे माना गया है। अगला प्रश्न है, गृह युद्ध क्या है? उत्तर हो जाएगा, जब देश के भीतर ही देश के लोगों के बीच संघर्ष एवं हिंसा शुरू हो जाती है तो इसे गृह युद्ध का नाम दिया जाता है, जैसे श्रीलंका में तमिल एवं सिंगल समुदायों के बीच हुआ था। अगला प्रश्न है, मार्टिन लूथर किंग कौन था? उत्तर हो जाएगा, वे एक अश्वेत नेता थे जिन्होंने नस्लवाद का विरोध में लंबा संघर्ष किया था। बाद में इनकी हत्या हो गई थी। अगला प्रश्न है, धर्म एवं राजनीति के संबंधों को स्पष्ट करें। उत्तर हो जाएगा, गांधी जी का कहना था कि धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता है। गांधी जी के अनुसार धर्म का आशय नैतिकता से था। निश्चित तौर पर राजनीति का नैतिक मूल्यों से निर्देशित होना चाहिए। नैतिकता विहीन राजनीतिक लोग विरोधी एवं निरंकुश हो जाती है। देश के कल्याण के लिए यह आवश्यक है कि धर्मों के अच्छे विचारों, आदर्शों एवं मूल्यों को राजनीति में स्थान दिया जाए। राजनीति में यह भी देखा जाना चाहिए कि किसी धर्म विशेष के साथ भेदभाव या तुष्टीकरण तो नहीं किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, भारत की संसद में महिलाओं के प्रतिनिधित्व का स्थिति क्या है? उत्तर हो जाएगा, मनुष्य जाति के आधी जनसंख्या महिलाओं की है, परंतु राजनीतिक क्षेत्र में इनकी संख्या बेहद कम है। सत्ता में भागीदारी के मांग के लिए महिलाओं ने आंदोलन की शुरुआत की है। यद्यपि पंचायत स्तर पर चुनाव में 50 सीटें महिलाओं की दी गई है। वर्तमान लोकसभा में महिला प्रतिनिधियों की संख्या 78 है। यह कुल सांसदों की संख्या के 11% से भी कम है। हाल ही में महिलाओं की विधायिका में 33% आरक्षण देने की बात संसद में है। अगला प्रश्न है, विविधता राष्ट्र के लिए कब घातक बन जाती है? उत्तर हो जाएगा, एक सीमा में रहने पर विविधता राष्ट्र के लिए उपयोगी होती है। सीमा का उल्लंघन होते ही सामाजिक विभाजन और आपसी संघर्ष शुरू हो जाता है। ऐसी स्थिति में विविधता राष्ट्र के लिए घातक बन जाती है। श्वेत और अश्वेत संघर्ष, हिंदू मुस्लिम समुदाय के बीच दंगा, प्रोटेस्ट और कैथोलिक के बीच संघर्ष इसके उदाहरण है। अगला प्रश्न है, समाज में स्त्रियों की दयनीय स्थिति के लिए उत्तरदायी किन्हीं 4 कारणों का उल्लेख करें। उत्तर हो जाएगा, समाज में स्त्रियों की दयनीय स्थिति के 4 कारण हैं। पहला, पुरुषों की तुलना में स्त्रियों में अशिक्षा का अभाव है। दूसरा, स्त्रियों के बीच पर्दा प्रथा कायम है। बाल विवाह, विधवा विवाह, सती प्रथा जैसी कुरीतियां इसके लिए अधिक जिम्मेवार है। दहेज प्रथा भी स्त्रियों के दशा खराब करने में मदद पहुंचा रही है। अगला प्रश्न है, 2 कारण बताएं कि क्यों सिर्फ जाति के आधार पर भारत में चुनावी नतीजे तय नहीं हो सकते हैं।
उत्तर हो जाएगा जाति के आधार पर भारत में चुनावी नतीजे तय नहीं हो सकते। इसके दो कारण निम्नलिखित प्रकार हैं। पहला, जिस निर्वाचन क्षेत्र में जिस जाति के मतदाताओं की संख्या अधिक होती है प्रायः सभी राजनीतिक दल उसी जाति के उम्मीदवार को टिकट देते हैं, अतः जाति विशेष के मतदाताओं के वोट विभिन्न दलों के उम्मीदवारों के बीच बढ़ जाते हैं। दूसरा कारण है उम्मीदवार को अपनी जाति के मतदाताओं के साथ साथ अन्य जातियों के मतदाताओं के मत की आवश्यकता जीतने के लिए होती है। अगला प्रश्न है पंचायत स्तर पर महिलाओं को कब और कितना आरक्षण प्राप्त होता है। उत्तर हो जाएगा पंचायत स्तर पर सन 2006 में बिहार सरकार ने महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षित किया। इसके अंतर्गत 50% सीटों पर सिर्फ महिलाएं ही चुनाव लड़ पाएंगी। अगला प्रश्न है वर्ण व्यवस्था क्या है। उत्तर हो जाएगा यह प्राचीन भारतीय सामाजिक व्यवस्था है जिसके अंतर्गत समाज को 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र को बांटा गया है। इसमें ब्राह्मण को सबसे ऊपरी, इसके बाद क्षत्रिय एवं नीचे शूद्रों को रखा गया है। अगला प्रश्न है बेल्जियम में सामुदायिक सरकार का गठन किस प्रकार से किया गया है। उत्तर हो जाएगा यहाँ पर सामुदायिक सरकार का एक तीसरा स्तर था जो जर्मन, फ्रेंच या डच समुदायों के विशेष प्रतिनिधियों से ही बनता है और यह सामुदायिकता विषयों पर ही फैसले लेती है जैसे भाषा, संस्कृति, शिक्षा इत्यादि। तो चलिए फ्रेंड्स, इस चैप्टर में सिर्फ इतने ही प्रश्न थे जो मैंने आपको करा दिए। अगर आप इसी प्रकार का और वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें।